नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही आतंकियों के खिलाफ एक्शन को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हो सकती है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हो सकते हैं और इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और रक्षा, वित्त, विदेश व गृह सचिव भी इस बैठक में उपस्थित रह सकते हैं। आतंकी हमले के बाद से दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। 2 दिन पहले रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। कल पीएम आवास पर प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री, एनएसए समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस के बीच बातचीत हुई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने पहलगाम आतंकवादी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ फोन पर हुई बातचीत में विदेश मंत्री ने गुटरेस के इस कथन पर उनकी सराहना की। बातचीत के दौरान गुटरेस ने पहलगाम हमले के मुद्दे पर जवाबदेही के महत्व पर सहमति जताई। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पहलगाम में हमला करने वाले अपराधियों, साजिशकर्ताओं और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। जालना का राउत परिवार पहलगाम हमले में बाल बाल बचा है। पहलगाम हमले के एक संदिग्ध ने हमले से एक दिन पहले जालना के आदर्श राउत से बातचीत की थी। जालना के राउत नगर इलाके के निवासी संजय राउत अपने बेटे और पत्नी के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। 21 तारीख को राउत परिवार पहलगाम में था। हमले के बाद आतंकियों की तस्वीरें सामने आने के बाद जालना के आदर्श ने उस संदिग्ध की पहचान की जिसने उनसे बात की थी। आदर्श ने संदिग्ध आतंकवादी की पहचान करने के बाद एनआईए को ईमेल के जरिए संदिग्ध आतंकवादी के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए एर्नाकुलम निवासी एन रामचंद्रन के परिवार से मुलाकात की। बातचीत के दौरान डॉक्टर एल मुरुगन ने परिवार को सरकार की ओर से सहायता का आश्वासन दिया। कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले के संबंध में नेताओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक परिपत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि सभी पदाधिकारियों को सार्वजनिक संचार में अत्यधिक अनुशासन और निरंतरता बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है। पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत लोगों को 24 अप्रैल 2025 को पारित प्रस्ताव में सीडब्ल्यूसी द्वारा बताई गई स्थिति तक ही सीमित रहना चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड का साहिबगंज जिला हॉटस्पॉट बनता दिख रहा है। मुंबई में पकड़े गए 13 संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड साहिबगंज में बने थे और इस खुलासे के बाद झारखंड की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है और भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। कल रात एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना ने नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना ने लगातार 7वें दिन एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हरकत का संतुलित और प्रभावी तरीके से जवाब दिया। भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश के तौर पर न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई के नाम की सिफारिश को राष्ट्रपति ने मंजूर कर दिया है। वो मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। जस्टिस बीआर गवई 14 मई को भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। जस्टिस गवई वर्तमान में सीजेआई खन्ना के बाद सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज है। जस्टिस गवई भारत के 52वें प्रधान न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जस्टिस गवई कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं और वे जनवरी 2023 के सुप्रीम कोर्ट के बहुमत वाले उस फैसले का भी हिस्सा थे जिसमें केंद्र सरकार के 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले को बरकरार रखा गया था। उत्तराखंड में आयोजित हो रहे सूर्या ड्रोन टेक 2025 का आज दूसरा दिन है। भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड द्वारा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से आयोजित प्रदर्शनी में देश में विकसित अत्याधुनिक ड्रोन प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन हो रहा है। देहरादून छावनी में सूर्या ड्रोन टेक 2025 के उद्घाटन के मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि भारत ड्रोन तकनीक में बहुत तेजी से विकास कर रहा है और आने वाले समय में उत्तराखंड ड्रोन टेक्नोलॉजी का हब बनने की राह पर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में
इकोस ऑफ इटर्निटी किताब का विमोचन किया और ये किताब भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता की यात्रा को प्राचीन काल से वर्तमान तक प्रस्तुत करती है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पेन और स्वीडन का 9 दिवसीय दौरा किया और इस दौरान विदेशी उद्यमियों और राजनयिकों के साथ हुई अलग अलग बैठकों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्वच्छ ऊर्जा, खेल और आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में निवेश के प्रस्तावों पर सकारात्मक सहमति बनी। आज देश भर में अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जा रहा है। मान्यता है कि आज के दिन किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करने से उसका फल कभी खत्म नहीं होता और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी। आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। गंगोत्री धाम में सुबह करीब 10 बजे पारंपरिक पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। मां यमुना की पालकी आज सुबह अपने शीतकालीन प्रवास खरसाली से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई। यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह करीब 11 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। अब तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आधिकारिक उत्तराखंड पर्यटन पोर्टल या टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण किए जा रहे हैं। ई पास बनाने के लिए एक वैध आईडी, एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर और यात्रा की तारीखों की आवश्यकता होती है। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। चार धाम यात्रा 6 नवंबर तक चलेगी। अयोध्या में आज अक्षय तृतीया के अवसर पर 16 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम जन्मभूमि परिसर के लिए 16 मंदिरों की मूर्तियां जयपुर में बनकर तैयार हुई हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत संकुल धारा पोखरे पर एक विशाल कार्यक्रम में 125 कन्याओं का कन्यादान कर विवाह करेंगे। वो 125 कन्याओं को अपने पुत्री की तरह अपनाएंगे, फिर उनका कन्यादान कर विवाह संस्कार करेंगे और भविष्य में अपने परिवार की पुत्री की तरह उनका हालचाल और ख्याल रखा जाएगा। जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी के साथ हीट वेव और लू के थपेड़ों से जनजीवन बेहाल है। प्रदेश के कई इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने आज के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। पद्म पुरस्कार प्राप्त हस्तियों ने मंगलवार को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सभी सम्मानित पद्म पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री संग्रहालय का भी भ्रमण किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि देश के नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मिले। नई दिल्ली स्थित द्वारिका में 300 बिस्तरों वाले नए मैक्स अस्पताल का उद्घाटन करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि नई स्वास्थ्य नीति में होलिस्टिक हेल्थ केयर पर खास जोर है। उन्होंने कहा कि मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ाने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में निजी क्षेत्र का भी अहम योगदान होगा। जेपी नड्डा ने मैक्स अस्पताल को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जोड़ने की भी अपील की। भारत का पहला वेव्स शिखर सम्मेलन 1 मई को मुंबई में शुरू होने वाला है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मुंबई अपने पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 1 से 4 मई तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में दुनिया के अग्रणी मीडिया, मनोरंजन और टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स एक साथ आएंगे। बसों से लेकर बस स्टॉप, सबवे, हर जगह वेव्स की ब्रांडिंग की जा रही है। 15,000 वर्ग मीटर में फैला वेव्स 2025 मनोरंजन और रचनात्मकता के महासागर में वेव्स उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस समिट में दुनिया भर से संस्कृति और कला क्षेत्र की कंपनियां और टेक दिग्गज हिस्सा लेंगे। इंडस्ट्री के दिग्गजों, रचनाकारों, निवेशकों और कटिंग एज टेक्नोलॉजी पायनियर्स को वैश्विक मनोरंजन के भविष्य को एकजुट करने की दिशा में एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। शिखर सम्मेलन में भारत पवेलियन के साथ साथ अन्य राज्यों के स्टॉल भी होंगे जो मनोरंजन और प्रौद्योगिकी की दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। मीडिया, फिल्म और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े लोग इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं। दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन का कहना है कि वेव्स सिनेमा की यात्रा का अगला अध्याय है, जहां न केवल मनोरंजन बल्कि एक नए युग की पटकथा लिखी जाएगी। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कहा कि वेव्स शिखर सम्मेलन दिलों को छूने और दुनिया को जोड़ने में एक लंबा सफर तय करेगा।
आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में चंदनोत्सव के दौरान दीवार गिरने से कई लोग घायल हो गए। एनडीआरएफ और एपीएसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव का अभियान जारी है। एसडीआरएफ के एक जवान ने बताया, घटना रात करीब 2:30 बजे हुई थी। घटना में 7 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। राजस्थान में अजमेर के पालरा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का काम किया गया। पाकिस्तानी हैकर्स ने राजस्थान के शिक्षा विभाग की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हमने फौरन आईटी विंग को एक्टिव किया है और फिलहाल वेबसाइट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और रिकवरी का काम तेजी से किया जा रहा है। विभाग ने साइबर सुरक्षा एजेंसियों को भी इस घटना की सूचना दे दी है और जांच शुरू कर दी गई है। साइबर हमले के पीछे सक्रिय ग्रुप और नुकसान का मूल्यांकन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोई संवेदनशील डेटा लीक होने की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन सभी सिस्टम्स की व्यापक जांच करवाई जा रही है। कोलकाता के फलपट्टी माचुआ के पास स्थित एक इमारत में आग लग गई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा ने बताया है कि 14 शव बरामद कर लिए गए हैं और कई लोगों को टीमों ने बचाया है। आग पर काबू पा लिया गया है और बचाव कार्य जारी है। जांच के लिए एक विशेष टीम भी बनाई गई है। आईआईटी आईएसएम धनबाद के छात्रों को इस वर्ष रिकॉर्ड प्लेसमेंट मिला है और संस्थान के प्लेसमेंट सेल की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल तक 1025 छात्रों का कैंपस सिलेक्शन हुआ है। भारत के जॉब मार्केट में जनवरी से मार्च 2025 के बीच 82% कंपनियों ने सक्रिय रूप से नियुक्तियां की हैं, जो कि पिछली तिमाही में 3% की वृद्धि को दर्शाता है। और इंडीड की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार नए स्नातकों की मांग विशेष रूप से अधिक रही है। और वक्त यहां पर एक छोटी सी ब्रेक का है। जल्द हाजिर होते हैं। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किट बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें। 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किट बैग। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल लैनकास्टर हाउस में ज्वाइंट इंडिया यूके बिजनेस रिसेप्शन में शामिल हुए और उन्होंने ब्रिटेन के बिजनेस और ट्रेड सेक्रेटरी के साथ सभा को संबोधित किया और दोनों देशों की मजबूत साझेदारी के बारे में बात की। पीयूष गोयल ने एचएसबीसी के ग्रुप चेयरमैन मार्क टकर से भी मुलाकात की और इस दौरान सस्टेनेबल फाइनेंस, इनोवेशन, लेड इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ भारत के इंटीग्रेशन को मजबूत करने और एचएसबीसी की योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। इससे पहले केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में भारत यूके व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया और उन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने, नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा देने और निवेश के अवसरों को विस्तार देने पर जोर दिया। नई दिल्ली में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने रैपिडो के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। रैपिडो के श्रमिक पोर्टल पर जुड़ने से श्रमिकों को रोजगार मिलने में सुविधा होगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक देश में 31 करोड़ से अधिक श्रमिक श्रम पोर्टल से जुड़े हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से संचालित राष्ट्रीय कैरियर सेवा से 9 रोजगार देने वाली कंपनियां जुड़ी हैं, जिसमें नया नाम रैपिडो का जुड़ा है। करार के मौके पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा है कि एनसीएस को नया विस्तार मिल रहा है और देश में रोजगार की संख्या में इजाफा हो रहा है।
भारत की एयरलाइन एयर इंडिया ने दिल्ली और टोक्यो हनेडा के बीच अपनी नई नॉन स्टॉप सेवा के विस्तार की घोषणा की है और 15 जून 2025 से साप्ताहिक उड़ानें बढ़कर दैनिक उड़ानें हो जाएंगी। ये वृद्धि भारत और जापान के बीच संपर्क को और मजबूत करेगी, साथ ही यात्रियों और व्यापार के लिए भी अधिक सुविधा प्रदान करेगी। एसबीआई और भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण के बीच विदेशी मुद्रा विनिमय, डिजिटल भुगतान और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए करार हुआ है। एसबीआई और भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण के बीच दिल्ली में एमओयू समझौते पर हस्ताक्षर हुए। होम बायर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने एनसीआर में बिल्डर बैंकों के गठजोड़ की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 7 प्रारंभिक जांच दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को एसआईटी बनाने का भी निर्देश दिया। यूपी और हरियाणा के डीजीपी को सीबीआई को पुलिस अफसर मुहैया कराने का आदेश दिया गया है और इनमें एक प्रारंभिक जांच सुपरटेक के खिलाफ होगी। मामले की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करेगा। कोर्ट ने सीबीआई से अंतरिम स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और कोर्ट हर महीने सुनवाई करेगा। कमजोर मांग, भू राजनीतिक तनाव और उच्च उधारी लागत जैसी चुनौतियों के बावजूद निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की लगभग 30% फर्मों ने वित्त वर्ष 2024 से 25 में अपग्रेड के लिए निवेश करने की योजना बनाई है। आज अक्षय तृतीया के अवसर पर सोना खरीदने को काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के प्रेसिडेंट पंकज अरोड़ा ने अक्षय तृतीया पर देश भर में 12,000 करोड़ रुपए के सोने की बिक्री होने की उम्मीद बताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ट्रंप ने मिशिगन के रैली में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने टैरिफ, इमिग्रेशन और वैश्विक संगठनों से दूरी जैसे फैसलों को अपनी बड़ी उपलब्धि बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कार निर्माताओं को बड़ा तोहफा दिया है। ट्रंप ने विदेशी पार्ट्स आयात पर ऑटो टैरिफ में निर्माताओं को ढील दी है। मैक्सिको में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने अपने 4 कार्यालय बंद कर दिए हैं और 190 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत के बाद भारत को दुनिया भर से व्यापक समर्थन मिल रहा है और इसी क्रम में अफ्रीकी देश सियरा लियोन ने भी इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत के साथ एकजुटता प्रकट की है। मिस्र के राजदूत कामेल जायद गलाल ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को भारत पर एक अस्वीकार्य हमला बताते हुए आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, ये बताया। सऊदी अरब ने हज नियमों को लेकर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। सऊदी अरब ने कहा है कि अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक इस वर्ष हज अनुमति नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर कड़े दंड लगाए जाएंगे। बांग्लादेश की एक अदालत ने ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद पुतुल के फ्लैट को जब्त करने का आदेश दिया है और जिसके बाद उन्हें अब फ्लैट खाली करना पड़ सकता है। ब्राजील के रियो डे जेनेरो में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की और इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को और मजबूत करने और वैश्विक मंच पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। रूस ने काला सागर क्षेत्र में अस्थिरता के लिए यूक्रेन को दोषी ठहराया है। रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी और समुद्री बोर्ड के अध्यक्ष निकोले पेत्रुशेव ने कहा है कि मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों ही समुद्री यातायात की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। ऐसे में अगला कदम कीव को उठाना चाहिए। ब्रिटिश सांसदों ने बांग्लादेश में जल्द निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराने की अपील की। उन्होंने दक्षिण एशियाई देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लगातार उत्पीड़न और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जाहिर की। चीन में पूर्वोत्तर लियाओनिंग प्रांत के एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। कनाडा में प्रधानमंत्री पद के लिए हुए चुनाव में मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ने जीत हासिल करते हुए चौथी बार सत्ता में वापसी की। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व में मिली ये जीत कई मायनों में हैरान करने वाली है, क्योंकि साल की शुरुआत में पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर मानी जा रही थी। कनाडा में 4 दिनों से लापता एक भारतीय छात्रा रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाई गई है। पंजाब के डेरा बस्सी निवासी आप नेता देविंदर सिंह की बेटी वंशिका उच्च शिक्षा के लिए 2.5 साल पहले ओटावा गई थी।
वियतनाम युद्ध की समाप्ति के 50 वर्ष पूरे होने पर हो ची मिन्ह शहर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। चीन की नौसेना ने फिलीपींस पर अशांति पैदा करने के आरोप लगाए हैं और वहीं चीनी नौसेना की ओर से यह बयान दक्षिण चीन सागर में गश्त के बाद आया है। फिलीपींस और अमेरिका की वायुसेना का दक्षिण चीन सागर के ऊपर संयुक्त अभ्यास चला रहा है। 14,000 से अधिक का फिलिपिनो और अमेरिकी सैनिक 21 अप्रैल से 9 मई तक संयुक्त अभ्यास में भाग ले रहे हैं। स्वीडन में उपसाला के हेयर सैलून में हुई अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि गोलीबारी की घटना की हत्या के तौर पर जांच कर रही है। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और यह मुकाबला चेन्नई के घरेलू मैदान चेपक में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में पंजाब किंग्स की टीम को 9 मैचों में 5 जीत और 3 हार मिली है, जबकि एक मैच रद्द हुआ है। वहीं 5 बार की चैंपियन सीएसके 9 मैचों में सिर्फ 2 जीत के साथ अंक तालिका में आखिरी पायदान पर काबिज है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में मंगलवार को यहां दिल्ली कैपिटल्स को 14 रनों से हराया। केकेआर के लिए सुनील नारायण का जादू जमकर चला और दिल्ली अपने ही घर में एक और मैच हार गई। कोलकाता नाइट राइडर्स के 205 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की टीम ने 9 विकेट पर 190 रन ही बना सकी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर प्लेऑफ में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा। वहीं हार के बावजूद दिल्ली की टीम 10 मैच में 12 अंक के साथ चौथे स्थान पर बनी हुई है। नाइट राइडर्स इतने ही मुकाबलों में 9 अंक के साथ 7वें स्थान पर है। भारत की महिला टीम ने कोलंबो में चल रहे त्रिकोणीय सीरीज के दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को 15 रनों से हरा दिया। कोलंबो में खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 276 रनों का स्कोर बनाया था। जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 261 रन पर ऑल आउट हो गई और मैच गंवा दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र के शतक बनाने वाले 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की सराहना करते हुए उन्हें उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 10 लाख रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है। इंग्लिश प्रीमियर लीग ने भारत में अपना कार्यालय खोलने की घोषणा की है। इंग्लिश प्रीमियर लीग ने मंगलवार को जानकारी दी कि वो मुंबई में अपना कार्यालय खोलेगी। ये कार्यालय स्थानीय प्रशंसक सहयोगियों के साथ संपर्क बढ़ाने, भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने और लीग और उसके क्लबों की निरंतर विकास का समर्थन करने के लिए स्थापित किया जाएगा। भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस मोनालिसा ने अपना लेटेस्ट फोटोशूट इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जो कि इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। अभिनेता कुणाल करण कपूर पीरियड टीवी शो तेनाली राम में लक्ष्मणप्पा भट्टारू उर्फ लक्ष्मण की महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। अभिनेत्री भाग्यश्री ने हेल्थ टिप्स शेयर करते हुए दिल और दिमाग के लिए ओम के उच्चारण को फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा कि यह तनाव को दूर करने के साथ ही फेफड़े और दिल को भी स्वस्थ रखता है। दिवंगत अभिनेता इरफान की 5वीं डेथ एनिवर्सरी पर फिल्म जगत के तमाम सितारे उनके लिए पोस्ट शेयर कर भावुक नजर आए और इसी कड़ी में इरफान के बेटे अभिनेता बाबिल ने पिता की याद में एक खूबसूरत और इमोशनल पोस्ट भी किया। इरफान खान की 5वीं डेथ एनिवर्सरी पर अभिनेत्री और फिल्म निर्माता पूजा भट्ट इमोशनल नजर आई। सोशल मीडिया पर कोलाज तस्वीर शेयर करते हुए पूजा ने दिवंगत अभिनेता इरफान खान के साथ सिंगर केके के लिए भी पोस्ट किया। आमिर खान की सितारे जमीन पर फिल्म को मिली सेंसर बोर्ड से मंजूरी, जल्द रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की आगामी फिल्म निकिता रॉय 30 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अर्जुन रामपाल और परेश रावल भी फिल्म में आएंगे नजर। धनुष और रश्मिका मंदाना की फिल्म कुबेरा 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। नवाजुद्दीन की आगामी फिल्म कोस्टाओ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म 1 मई को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। संजय दत्त और मौनी रॉय की बहुप्रतीक्षित फिल्म द भूतनी 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।
और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।